विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो ये यूपी बोर्ड कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पेपर है 2023 का, जो कि कल ही हुआ था। तो इसमें देखिए पूर्णांक 100 है। पहले जो पेपर होते थे वो 50-50 नंबर के 2 पेपर होते थे, लेकिन अब एक ही होते हैं। तो देखिए यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड का और खंड खा में। तो इसमें कुल 14 प्रश्न हैं, जिसमें 7 प्रश्न खंड का में हैं और 7 प्रश्न खंड खा में हैं। तो खंड का प्रश्न नंबर 1 का देखिए कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 1 का है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो राम प्रसाद निरंजनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक भाषा योग वशिष्ठ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1741 है और ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है, जो अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का खा है कि सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, जिसका दूसरा नाम चंद्रावली है। और इसी के साथ में देखिए कि सत्यामृत प्रवाह रचना श्रद्धाराम शर्मा की है, जिनका उपनाम श्रद्धाराम फिल्लौरी है, जो कि फुल्लौर ग्राम के निवासी होने के कारण इनका नाम फिल्लौरी पड़ा। उसके बाद देखिए भारत सौभाग्य रचना। तो ये भारत सौभाग्य नाटक है अंबिका दत्त व्यास का, और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का भी नाटक है। भारत सौभाग्य नाटक अंबिका दत्त व्यास का भी है और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का भी है। उसके बाद देखिए जो ये भूतनाथ है, ये उपन्यास है ना, भूतनाथ उपन्यास है और ये है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। लेकिन यह देवकी नंदन खत्री का अधूरा उपन्यास है, जिसके सिर्फ 6 भाग देवकी नंदन खत्री ने लिखे थे, बाकी 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था। तो कुल इसमें 21 भाग हैं, जिसके 6 भाग देवकी नंदन खत्री और 15 भाग दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था। दुर्गा प्रसाद खत्री देवकी नंदन खत्री के पुत्र हैं। तो उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का गा है चंद्रकांता संतति कृत की विधा है। चंद्रकांता संतति कृत की विधा है, तो यह उपन्यास है। और चंद्रकांता संतति भी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, जो कि 1996 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुल 24 भाग हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, साहित्य सहचर के, हिंदी प्रदीप के। तो बालकृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के। तो यह मासिक पत्रिका है 1934 में प्रयाग से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का अंगा है। प्रश्न नंबर 1 का अंगा है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। इसी के साथ में ये देखिए कि इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित कहानी है। किसकी कहानी है? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है। इंदुमती 1900 ईस्वी में, और किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। परीक्षा गुरु उपन्यास है 1882 में लाला श्रीनिवास दास का, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, 1882 में प्रकाशित हुआ था और किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। और देखिए साहित्य सहचर
साहित्य सहचर आलोचना है, 1965 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना है। प्रश्न नंबर 1 का अंगा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, साहित्य और समाज, वाग्धारा, शेखर एक जीवनी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वाग्धारा, 1966 में। ये वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा ये 1946 में उपन्यास है। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। और साहित्य और समाज ये निबंध है। किसका निबंध है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का निबंध है। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीय हिंदी विद्वान थे और इनके अन्य निबंध हैं मेरे विचार है, साहित्य और समाज है, और हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के निबंध हैं, लेख हैं। और देखिए शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है अज्ञेय का, जो कि 1940 में प्रथम भाग और 1944 में द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ था। और इसी के साथ में याद रखिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति का प्रकाशन वर्ष है 1958। वेद विद्या यह भी निबंध है। वेद विद्या का प्रकाशन वर्ष है 1959। वाग्धारा 1966 में है। वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध हैं। प्रश्न नंबर 2 का है कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है? कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद देखिए कि 2 का खा है छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है तो प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, सौंदर्य एवं प्रेम, तो दोनों विशेषता छायावाद की है ना। इतिवृत्तात्मकता यह द्विवेदी युग की विशेषता है और श्रृंगारिक भावना का पूर्णता अभाव, तो यह विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी युगों में सभी कालों में जो रचनाएं हुई हैं तो उसमें श्रृंगारिकता तो थी ही, तो इसलिए ये विशेषता तो गलत है। लेकिन ये द्विवेदी युग की विशेषता है। और सौंदर्य एवं प्रेम, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, तो दोनों छायावाद की विशेषता है। लेकिन यहाँ जो पूछा है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता, तो प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए छायावादी सौंदर्य तो था ही, छायावाद में सौंदर्य तो था ही, सौंदर्य और प्रेम विशेषता में आएगा। लेकिन छायावादी सौंदर्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। छायावादी सौंदर्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। और छायावाद में प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण किया गया है।
तो इसमें यही विकल्प आपका सही होगा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का गा है, जो पूछा गया प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ना। तो इसमें देखिए कि 1943 तो ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। फिर दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 और तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। चौथा सप्तक है 1979 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का घा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई हैं। इसी के साथ में याद रखेंगे कि हिंदी के प्रथम कवि सरापा हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरापा हैं। और यदि पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। और यदि पूछा जाए कि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि तो श्रीधर पाठक हो जाएंगे। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि श्रीधर पाठक। और यदि पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास है, 1914 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 17 सर्ग हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे। और हिंदी के प्रथम महाकवि तो चंद्रवरदाई हो जाएंगे। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो यही पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो प्रेमांबु प्रवाह 1901 में ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। लहर 1933 में जयशंकर प्रसाद की रचना है। ग्राम्य 1940 में ये पंत की रचना है। और त्रिपथगा ये 1927 में मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। और इसी से मिलती जुलती रचना है विपथगा, वो अज्ञेय की रचना है। तो ये कई बच्चों का गलत हुआ होगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में ये दिया गया है कि अंगूठा दिखाना, तो इसका अर्थ होता है मना कर देना। और पहाड़ टूट पड़ना का अर्थ है भारी विपत्ति आ जाना। धूल में मिलाना अर्थात नष्ट कर देना। पानी होना अर्थात लज्जित होना। तो एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना था। तो इसी के साथ में ध्यान देंगे कि पहाड़ टूट पड़ना का भी अर्थ होता है भारी विपत्ति का आना, और आसमान टूट पड़ना तो इसका भी यही अर्थ होता है कि अचानक विपत्ति आ जाना। तो अब जो वाक्य प्रयोग करना था तो इसमें बच्चे ध्यान देंगे कि जो वाक्य प्रयोग आप करेंगे तो उसमें ये अंगूठा दिखाना या धूल में मिलाना ये शब्द आने चाहिए। तो इसका वाक्य जैसे अंगूठा दिखाना, इसका वाक्य प्रयोग होगा कि मैंने मोहन से 2 रुपए मांगे पर उसने अंगूठा दिखा दिया। पहाड़ टूट पड़ना अर्थात भारी विपत्ति आना, तो इसका हो जाएगा कि
इसका हो जाएगा कि पुत्र की मृत्यु देखकर माँ पर अचानक पहाड़ टूट पड़ा और धूल में मिलाना, इसका हो जाएगा अमेरिकी बमबारी ने अफगानिस्तान को धूल में मिला दिया। पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना, इसका हो जाएगा कि पुत्र को हवालात में देखकर अधिकारी पिता पानी पानी हो गया। कहने का अर्थ है कि जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे है ना, तो ये अंगूठा दिखाना, धूल मिलाना, ये शब्द आपके आने चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 का है, प्रश्न नंबर 10 का है संधि विच्छेद पूछा गया है कि हिमालय का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा हिम प्लस आलया। हिम के माँ में आ है और इधर दीर्घ आ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएंगे। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा अर्थात अक प्रत्याहार के बाद जब उनका सवर्णी आता है तो दीर्घ हो जाता है। जैसे आ के बाद में आ आएगा तो दीर्घ आ हो जाएगा, ई के बाद में ई आएगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, ऊ के बाद में ऊ आएगा तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, और री के बाद में री आएगा तो दीर्घ री हो जाएगा। अब इसमें चाहे इधर हृस्व दीर्घ आ आए या इधर हृस्व दीर्घ आ आए, होना दीर्घ ही है। चाहे इधर हृस्व दीर्घ ई आए या इधर हृस्व दीर्घ ई आए, होना क्या है आपका दीर्घ ई ही होना है। इसी प्रकार दीर्घ ऊ भी और इसी प्रकार री भी। उसके बाद देखिए संधि पूछा गया है, ये गुण संधि का उदाहरण है। कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद होगा, तो कठोपनिषद में गुण संधि है तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा कठ प्लस उपनिषद। कठ प्लस उपनिषद। अब कठ के ठा में क्या है आ है और इधर क्या है ऊ है, और जब आ के बाद में ऊ आता है तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। गुण संधि का सूत्र है आद गुणाहन। गुण संधि का सूत्र है आद गुणाहन। आद आत पंचमी विभक्त लगकर आत हो जाता है, तो आत में आया आ है ना, आत आत प्रत्याहार में आ या दीर्घ आते हैं, हृस्व या दीर्घ आते हैं। तो आद गुणा में आत का मतलब तो हो गया हृस्व दीर्घ आ, और गुण का अर्थ होता है गुण संज्ञक वर्ण आपके 3 होते हैं। गुण संज्ञक वर्ण आपके 3 होते हैं। हृस्व आ होता है, ओ होता है, हृस्व आ ए और ओ होता है। क्या होता है हृस्व आ होता है, ए होता है और ओ होता है। उसके बाद गुण संधि में इक की अनुवृत्ति लिया गया है। इको यणच सूत्र से इक की अनुवृत्ति लिया गया है अर्थात उधार लिया गया है। तो इक प्रत्याहार में ई उ री और लरी आते हैं। इक प्रत्याहार में ई उ री लरी आते हैं, हृस्व दीर्घ दोनों। तो यदि आ या आ के बाद में जब ई या ई आता है तो ए हो जाता है। आ या आ के बाद में जब ई या दीर्घ ई आता है तो ए हो जाता है, और आ या दीर्घ आ के बाद में हृस्व दीर्घ आ के बाद में जब हृस्व दीर्घ ऊ आता है तो क्या होता है ओ हो जाता है। तो यहाँ देखिए आ के बाद में ऊ आया है तो क्या हुआ है ओ हो गया है। और उसी प्रकार जब हृस्व दीर्घ आ के बाद में जब री आता है
तो री के स्थान पर तो रा हो जाता है, री के स्थान पर रा हो जाता है, हलंत रा अर्थात आधा रा जिसमें आ स्वर नहीं रहता है। और जब लरी आ या आ के बाद में जब लरी आता है तो लरी के स्थान पर आधा ला हो जाता है। ठीक, और वही जो आधा रा है जब गुण संज्ञक हृस्व आ से, जब गुण संज्ञक हृस्व आ से मिलकर अर बनता है और गुण संज्ञक हृस्व आ से मिलकर अल बनता है, तो ये आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 10 का जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा अनु प्लस एषणम हो जाएगा, अनु प्लस एषणम। ये यण संधि का उदाहरण है ना। और यण संधि में जब ई या दीर्घ ई के बाद में जब कोई भी असमान स्वर आता है, क्योंकि समान स्वर जब आएगा, जब ई के बाद में फिर से ई आएगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। लेकिन जब इक प्रत्याहार में ई उ री लरी आते हैं, तो यण संधि में जब ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो या हो जाता है, हलंत या, आधा या जिसको कहते हैं, या हो जाता है। और उ या उ के बाद में जब कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है? वा हो जाता है। हृस्व या दीर्घ उ के बाद में जब कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है? वा हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि उ आया है और उ के बाद में असमान स्वर में यहाँ कोई भी असमान स्वर में ए आया है, तो इसी उ के स्थान पर ये वा हुआ है, क्योंकि यण संधि में जो परिवर्तन होता है वो इसी इक के स्थान पर होता है। इक के स्थान पर मतलब ई उ री के स्थान पर होता है। इधर जो स्वर रहता है वो ज्यों का त्यों उसी में जुड़ जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए उ के बाद में जब असमान स्वर ए आया है तो उ जो है ये वा में बदल गया है। तो जब यहाँ से उ वा में बदल गया तो ना हलंत हो गया, ना आपका आधा हो गया। उसके बाद फिर उ के स्थान पर वा हो गया और फिर आगे ए है तो वा पर ए स्वर मात्रा लग गया, तो ये शब्द बन गया अन्वेषणम। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 10 का जो खा है, प्रश्न नंबर 10 का खा में जो एक प्रश्न है, नंबर 1 है कि पूछा गया है कि आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है। आत्मन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आत्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि नाम नाम है ना, नाम नाम शब्द में विभक्ति और वचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो दिया गया है सकल और शकल, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संपूर्ण और खंड, है ना। इस सकल का अर्थ है संपूर्ण और सकल शब्द का अर्थ है खंड, तो विकल्प आपका बा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर
11 के का जो दूसरा प्रश्न है कि अंश और अंशु, अंश और अंशु शब्द युग्मों का सही अर्थ है, तो इसमें विकल्प आपका द सही हो जाएगा। अंश का अर्थ तो होता है भाग, हिस्सा, है ना, भाग, और अंश का अर्थ होता है किरण, तो विकल्प द आपका सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए खा में पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 11 का खा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो इसमें देखिए पूछा गया है धरा, मित्र, जलज, है ना। तो जलज, कमल को भी जलज कहते हैं, जलज, है ना, जल, ये तो जल हो गया, और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात जल में जन्म लेने वाला कमल भी है, मोती भी है, शंख है, मछली है, सेवार जिसको काई कहते हैं, चंद्रमा। तो जलज का अर्थ कमल भी है, मोती भी है, शंख भी है, मछली भी है, सेवार भी है और चंद्रमा भी होता है। उसके बाद देखिए मित्र शब्द के जो 2 अर्थ पूछे गए हैं, तो मित्र का अर्थ दोस्त भी होता है, प्रिय भी होता है, सहयोगी भी होता है और सूर्य भी होता है ना। और ये धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरा शब्द के 2 अर्थ अभी हमें नहीं याद आ रहे हैं, बाद में अभी जब ये पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे तो बताएंगे, और पूरा पेपर आपको मिलेगा जिसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए गा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। तो जिसमें दिया गया है कि जिसका कभी भी अंत ना हो, है ना, जिसका कभी भी अंत ना हो, तो इसमें हो जाएगा अनंत। अनंत, इसमें अनंत में अन उपसर्ग जुड़ा है, अंत शब्द में अन उपसर्ग जुड़ा है, तो जिसका कभी अंत ना हो तो हो जाएगा अनंत। उसके बाद देखिए दिया गया है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, तो विकल्प इसमें आपका बा सही हो जाएगा, जिज्ञासु। उसके बाद देखिए जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें हो जाएगा कि परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, तो बदलना नहीं, यहाँ पर बदलनी होनी चाहिए, है ना। मैंने अनेकों बार यात्रा की है, तो अनेक तो अपने आप में खुद ही बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। उसके बाद देखिए कि केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, तो यहाँ केवल नहीं होगा, केवल नहीं होगा, सिर्फ होगा यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, है ना, ये अधिक पदत्व दोष में आ जाएगा, यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, केवल नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए कि ये महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, तो कवयित्री शब्द अशुद्ध दिया गया है, तो ये हो जाएगा कवयित्री, कवयित्री हो जाएगा। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, और अगले वीडियो में जो इसमें बचे हुए प्रश्न हैं उसके भी सवाल उत्तर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।